वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कूड़ा कागज़ के इस वीडियो में हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सीबीटी 1 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आर्टिकल से रिलेटेड थे, जो आए हुए थे, वो सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 जून से जो 21 जून के बीच में जो सभी शिफ्ट हुई थी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की, उसके जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उससे आपको एक इनसाइट मिल जाएगा कि अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की, जिसमें कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 जो कि 2026 में होगा, और रेलवे की जितनी भी एग्जाम है, उसमें किस टाइप की या फिर कितनी डीप या फिर कितनी टफ या फिर कितनी इजी क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने मिलेंगी, वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले, अगर आपने पहले एनटीपीसी के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए कोई तैयारी नहीं की है, तो भी आप ये वीडियो देखें। कि आपने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा है या फिर आर्टिकल्स नहीं कंप्लीट किए हैं, तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और अगर आपने पहले से पढ़ लिया है पॉलिटी, तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने नहीं किया है, आप पहली कैटेगरी में हैं और आपने आर्टिकल्स अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आपको इससे ये समझ में आ जाएगा वीडियो देखने से कि आपको जब आर्टिकल पढ़ने बैठे, तो कौन-सी चीज़ें आपको छोड़नी हैं और कौन-सी चीज़ें पढ़नी हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने कर लिया है, आपने पॉलिटी को थोड़ा-थोड़ा आपने ऊपर-ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ ली हैं, जिसमें कि आपने मूल अधिकार से संबंधित या फिर डीपीएसपी से संबंधित क्वेश्चन देख लिए हैं, तो अब आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन्स आए हुए थे, वो आपसे बन रहे हैं या नहीं। तो इससे आपका फ़ायदा ही होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो देखना है, तो अंत तक देखें, स्किप करते जाएँ वीडियो को अगर मैं कोई फालतू बात करता हूँ, या फिर आप 2x की स्पीड में भी वीडियो देख सकते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। दूसरी चीज़, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, वो इंग्लिश में आपको मिलेंगे। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, तो भी आप वीडियो देखें। क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश से जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ैमिलियर हों, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में अगर क्वेश्चन समझ में ना आए, तो इंग्लिश से भी क्वेश्चंस को देख सकें। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो और प्रेफ़र करता हूँ इंग्लिश में कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, तो हिंदी को भी देखना हमें ज़रूरी है। बट कोशिश करिए कि इंग्लिश के लिए आप कोई हौवा ना समझें या फिर इंग्लिश का भूत ना समझें कि इंग्लिश कोई भूत है। तो इंग्लिश को आपको क्या करना है, इंग्लिश से फ़ैमिलियर होना है बहुत ही ज़्यादा। अगर आप पॉलिटी या फिर कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स की कोई सब्जेक्ट देखते हैं, जो कि जिसकी टर्मिनोलॉजी काफ़ी टफ होती है या फिर जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप इंग्लिश को क्या करें, कोशिश करें कि इंग्लिश में चीज़ें पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो बिना कोई देरी किए, और कोशिश करिएगा कि जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को कंप्लीट करें। 2x में देख सकते हैं, 1.5x में देख सकते हैं, जितने में भी आपको सही कंफर्ट लगे उतने में वीडियो देखें, और जो चीज़ें काम की हैं वही चीज़ें लें। और अगर आप नोट्स बना सकते हैं, तो नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था ये, यहाँ पर मैंने हिंदी का कोशिश की थी कि मैं हिंदी भी यहाँ पर डालूँ, बट ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग था मेरे लिए, रिसर्च करना, फिर उसके बाद हिंदी मतलब इसमें ऐड करना। इसलिए मैंने टाइम को बचाते हुए ये वीडियो में ला रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन था कहाँ से, डीपीएसपी से क्वेश्चन था हमारा, डायरेक्टिव टू स्टेट जो प्रिंसिपल होते हैं, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका आंसर है 51 डी। तो इसमें देख आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि आप 51 जो आर्टिकल है, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि आपकी जो देश जो राज्य है, वो अ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने का प्रयास करेगा और अंतर्राष्ट्रीय शांति में अपना योगदान देने का प्रयास करेगा। लेकिन ये देखिए कि ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में, और जो कि जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हम अक्सर आर्टिकल 51 को सब क्लॉज में नहीं पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने दिए हैं 51 A B C D E। तो ऐसा हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पूछा गया है क्वेश्चन, और अगर पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो अब आपको क्या करना है, 1 से लेके 51 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं, उनको सब क्लॉज में भी थोड़ा थोड़ा देख के चलना है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे आगे आप टकराते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, वो बनना चाहिए, क्योंकि ये फ्री का मार्क्स है। अगर आपने आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, तो ये मैथ्स की जैसी हैं, इनको आप 1 नंबर आपको मिलना तय है, अगर आपने पढ़ा है। और अगर नहीं पढ़ा है, तो आप इसमें तुक्का मारेंगे, और तुक्का मारने से गड़बड़ हो जाएगी, तो ये आपको नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 97वें संविधान संशोधन से टीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। डीपीएसपी आप सभी को पता होगा, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भी बोलते हैं, और ये जो भारतीय संविधान की भाग 4 में, जो भाग 4 है, जिसके आर्टिकल स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 36 से ही ना, हाँ। तो आर्टिकल 36 से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ तक चलते हैं ये, आर्टिकल 51 तक। तो इसमें डीपीएसपी दिए हुए हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि 97वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था, इसमें किस संविधान के किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। तो इसमें इसका आंसर सही होगा 43A। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। तो जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी का जो 97वां संविधान संशोधन है, किससे संबंधित है? आपको ये पता होना चाहिए, ये संविधान संशोधन के जो सहकारी समितियों का गठन करने से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा, ना कि डी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट
अंडर आर्टिकल 32 ओनली फॉर विच स्पेसिफिक पर्पस, तो किस पर्पस के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी की जा सकती है। अब आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 32 है वो भारतीय संविधान का वो मूल अधिकार में संवैधानिक उपचार हमको देता है, संवैधानिक उपचार, जिसके अंतर्गत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे जो मूल अधिकार हैं जब वो क्या होते हैं राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है उनका, तो हम आर्टिकल 32 के अंतर्गत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, अपने जो मूल अधिकार हैं उनको संरक्षित करने के लिए मैं कहाँ जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट, और किस आर्टिकल के अंतर्गत, 32। याद रखो। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्स लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट एज वाइड, मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई भारतीय संविधान का कोई भी ऐसा लॉ है जो कि जो आपके मूल अधिकार हैं उनको हनन कर रहा है, तो उस ऐसे लॉ को क्या किया जा सकता है, वॉइड किया जा सकता है या फिर निरस्त किया जा सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, आर्टिकल 13 है, जो कहता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है या फिर कोई भी ऐसी विधि है या फिर कोई भी ऐसा एक्ट है, अधिनियम है, ऐसे करके उस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर लिया गया है। अगर ऐसी कोई भी अध्यादेश है, अध्यादेश शब्द भी वहाँ पर यूज़ किया गया है, और ऐसा कोई भी लॉ है जो कि आपके मूल अधिकार का हनन करता है, ऐसे संविधान के किसी भी लॉ को, किसी भी अधिनियम को, किसी भी अध्यादेश को, किसी भी विधि को क्या किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, वॉइड किया जा सकता है, और ये किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आप कमेंट करके बताइए। आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो टाइप के प्रावधान करता है, जिसमें कि पहला प्रावधान है भारतीय संविधान के जो संविधान की जो अ, विधि के समान समानता का, विधि के समक्ष समानता और एक विधियों का समान संरक्षण, ये दो प्रावधान आर्टिकल 14 करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो विधियों की समक्ष समानता है वो किस देश से लिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 31 ए बी was introduced to protect which type of laws from court challenge। तो इसने पूछा है कि आर्टिकल 13 बी किस टाइप के लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। तो आपको बता दूं मैं कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम पे बहुत सारे जमींदारों के पास बहुत सारी ज़मीन थी। तो उस ज़मीन को, जिसे संपत्ति भी बोलते हैं, उस ज़मीन को क्या करने के लिए, लोगों के बीच में बाँटने के लिए सरकार बहुत सारे नियम या फिर बहुत सारे अधिनियम ला रही थी, जिससे जो ये ज़मींदार हैं, इनकी ज़मीन छोटे-छोटे किसानों में बाँटी जा सके। तो क्या हुआ, ये लोग कहाँ गए? ये लोग गए किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास आर्टिकल 19 के अंतर्गत संपत्ति का मूल अधिकार है। इसका मतलब संपत्ति के संरक्षण का मूल अधिकार है, तो हमारा जो लैंड है वो हमारी संपत्ति है और इसका उल्लंघन कर रही है सरकार। तो सरकार ने 31 बी आर्टिकल को जोड़ा, 51 जो पहला ही संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत, और उसमें उन्होंने ये बोला कि भाई जो लैंड लैंड रिफॉर्म रिफॉर्म से संबंधित जितने भी अधिनियम है उसके उसको आधार बना के, तो जितने भी अधिनियम लाए जाएंगे तो 31 बी में बोला गया कि आप फंडामेंटल राइट का हवाला देके इसको वॉइड नहीं घोषित कर सकते हैं या फिर इसका निरस्त नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री से अगर आप चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं तो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही आसान हो जाती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउड सिटीजन टू रिसाइड एंड सेटल। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और क्योंकि इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 19 आर्टिकल को क्लॉज में नहीं पूछा है उन्होंने। 19(1), 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), अगर सब क्लॉज में पूछा होता तब ये टफ हो जाता। तो अभी तो ये इजी है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने के लिए जो स्वतंत्रता है वो आपको किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है, तो ये आपको पता है कि आर्टिकल 19 है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो इसकी सब क्लॉज है या फिर जो उप भाग है। अब देखिए हिंदी ना पढ़ने का ये होता है कि हम समटाइम्स हिंदी की जो टर्मिनोलॉजी है वो याद करना भूल जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 19(1)(a) में कौन सा आर्टिकल है, या फिर 19(1)(b) में क्या है, फिर 19(1)(c) में क्या है, 19(1)(d) में क्या है, ऐसे करके 19(1)(f) तक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ई जो था वो FG शायद एक जो संपत्ति का अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया था। तो 6 के 6 आपको पता होना चाहिए स्वतंत्रताएं। फिर इसके बाद अगर हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट पेज पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 7वां, द पावर ऑफ इशू रिट। बस ये तो रिट जहाँ पर क्वेश्चन आ जाए तो आपको वहां से यहाँ आ जाना है आर्टिकल्स पे। आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए हम। बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो भाई आपका जो डीपीएसपी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में, इस पर्टिकुलर एग्जाम में हमको देखने को मिले। तो डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से आपको 51 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं,
और जितने भी सब क्लॉज हैं, जैसे कि 39 आर्टिकल, जो आर्टिकल 39 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें 5 सब क्लॉज दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। फिर अगर हम आर्टिकल 43 की बात करें, तो यहाँ पर आपको 41, 43, फिर 43A, 43B, ऐसे करके बहुत सारे सब क्लॉज देखने को मिलते हैं, तो उन पर भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा 39A। 39A में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति अ, किसी भी नियम को लेकर किसी भी कोर्ट में जाता है या किसी भी केस के संबंध में कोर्ट के पास जाता है और उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, तो उसको लीगल एड या फिर लीगल मदद दी जाएगी सरकार के द्वारा। ये इस आर्टिकल में बोला गया है। फिर नाइन्थ जो क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो देखिए फिर से यहाँ से क्वेश्चन आया है, और आप मैंने बताया था कि डीपीएसपी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो डीपीएसपी आपको बहुत ही ढंग से करने हैं, बहुत ही अच्छे से करने हैं। इसका आंसर होगा 37। और अगर हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चंस में, तो इसके लिए भी मैं हिंदी में ला सकता हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले कमेंट करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको दिक्कत हो रही है हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी। तो डीपीएसपी 37 है, जो बोलता है कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 37 के अंतर्गत अगर कोई भी डीपीएसपी का हनन होता है, तो उसको लेकर आप कहाँ नहीं जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये इस आर्टिकल में, पर्टिकुलर आर्टिकल में बोला गया है। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो 10th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कौन रोकता है, तो 23 और 24 ये दोनों हैं, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार हमको प्रदान करते हैं। आर्टिकल 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, बलात् श्रम, इन चीज़ों से हमको क्या करता है, बचाता है। बलात् श्रम का मतलब क्या होता है, बलात् श्रम का मतलब होता है फोर्सेबल, आपको फोर्स करके, आपको कोड़े मार के क्या किया जा रहा है, काम कराया जा रहा है, तो वो होती है बलात् श्रम। तो उसको भी, उसका संरक्षण भी आर्टिकल 23 के अंतर्गत होता है। और आर्टिकल 24 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला गया है कि 14 साल से छोटे बच्चों को खतरनाक किस्म की जो उद्योग होते हैं उनमें काम करने से रोका जा सकता है, या फिर उनमें काम करने से वर्जित किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया है यहाँ पर फिर से डीपीएसपी से, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट अबाउट द डीपीएसपी मेक्स प्रोविजन फॉर पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो भाई हमारे लिए भी सरकार क्या करेगी, हम बेरोजगार है ना, तो बेरोजगारों के लिए भी सरकार क्या करने का प्रयास करेगी, मदद देने का प्रयास करेगी। अब देखिए डीपीएसपी का मतलब होता है कि करेगी, अभी हुआ नहीं है, इसलिए आप बोल रहे होंगे कि भाई हम बेरोजगार हैं तो सरकार हमको पैसे क्यों नहीं दे रही। तो डीपीएसपी का मतलब है कि सरकार के पास अभी क्या नहीं है, पैसे नहीं है, या फिर उसके पास बहुत सारे साधन नहीं है, तो सरकार आगे चल के जब उसके पास बहुत सारे पैसे या फिर बहुत सारी चीजें होंगी या फिर बहुत सारे सोर्स होंगे, तब जो बेरोजगार हैं या फिर बुजुर्ग हैं, तो उनको सरकार क्या असिस्टेंस देने का प्रयास करेगी। तो ये अभी नहीं हो सकता, नहीं तो आप बोलेंगे कमेंट करके कि भाई हमें तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगार हैं हम। तो ऐसा अभी नहीं होगा, जब सरकार को कोई नियम लाना पड़ेगा तब वो कर सकती है। ये सरकार का खुद का क्या है, खुद का फैसला है कि उसको देना है या नहीं, और कई सरकारें कर भी रही हैं, जैसे कि अभी आप सभी को पता होगा उड़ीसा सरकार ने अ, अ, मांझी सर के नाम पे, मांझी हैं, उनके नाम पे हाथ खर्चा योजना शुरू की है। वैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने भी जो असिस्टेंस प्रोग्राम है वो शुरू किया है। वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक योजना शुरू की है, जिसमें कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ये अलग अलग सरकारें काम करती हैं, लेकिन हम केंद्र सरकार से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12th नंबर का क्वेश्चन है, विच बॉडी प्राइमरली एक्सरसाइज द पावर्स डेलीगेट थ्रू आर्टिकल 233 डब्ल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 243 डब्ल्यू में किसको लिया गया है या फिर किसका प्रावधान किया गया है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि शुरू के जो प्रावधान है वो पंचायती राज से संबंधित है, और जो बाद की प्रावधान है, डब्ल्यू बाद में ही आता है ना, तो वो किससे, म्यूनिसिपालिटी से संबंधित है, इसलिए एमसी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prohibits Indian citizen from accepting any title from foreign state। तो आर्टिकल 18 आपको बोलता है, कौन सा आर्टिकल 18 आपको बोलता है, कहाँ गया, हाँ, आर्टिकल 18 बोलता है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। इसका अर्थ है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत या फिर भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य के द्वारा उपाधि नहीं दी जा सकती है, या फिर उसको किसी भी प्रकार का जो उपाधि है या फिर जो उपनाम है वो नहीं दिए जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट एक्सरसाइज इट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन बाय इशूइंग रिट्स। तो आर्टिकल 226, जब भी सुप्रीम कोर्ट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हम 32 के अंतर्गत रिट जारी किया जा सकता है, और ये कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें,
तो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है, जो कि रिट जारी करने की बात करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और रिट कितने प्रकार की हैं, किस रिट में क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपको 5 प्रकार की रिट दी जाती हैं, जिसमें कि पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, फिर ऐसे करके 5 रिट्स आपको दी जाती हैं। उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका होमवर्क है, पढ़ के रखिए। फिर एक और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट जारी करने की का अधिकार है वो सीमित होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो रिट है वो केवल मूल अधिकारों के लिए ही जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के पास जो रिट होती है, रिट जारी करने का जो अधिकार होता है वो सीमित होता है, असीमित नहीं तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोविड्स द स्टेट फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट, सॉरी, हाँ, अगेंस्ट द यूज ऑफ द वेल्स, टैंक्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो आर्टिकल 15, आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किसी भी सिटीजन को रोका नहीं जा सकता है, किससे, अपनी किसी भी तालाब या फिर टैंक या फिर कहीं पर भी जाने से नहीं रोका जा सकता है। तो ये, और किसके आधार पर नहीं रोका जा सकता है, जाति, धर्म, जन्म, इन सब के आधार पर उसको रोका नहीं जा सकता है। आर्टिकल 16 है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके ओके, हाँ, अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो डीपीएसपी है, उनके अंतर्गत वेलफेयर ऑफ पीपल या फिर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 38 के अंतर्गत आता है, जिसमें कि राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का के लिए कार्य करेगा कौन, राज्य या फिर गवर्नमेंट या फिर सरकार। तो ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 38 पढ़ के रखना, क्योंकि आर्टिकल्स जो डीपीएसपी से हैं आप सभी देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डीपीएसपी से रिपीट हो चुके हैं, और आगे भी जितने एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें कि रेलवे का ग्रुप डी है या फिर कोई भी एग्जाम है, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो हमारा, एक मिनट, थोड़ा मैं लैपटॉप चार्ज पे कर लूँ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 एज पर आर्टिकल 4 टू इन इंडियन पार्लियामेंट। तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो आर्टिकल 4 के अंतर्गत आप कोई भी संशोधन करते हैं किसी भी भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, तो उसके अंतर्गत जो संविधान जो संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसको संशोधन नहीं माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि आपको केवल 51% वोट अगर किसी भी अधिनियम के पक्ष में पड़ जाते हैं, तो वो जो बिल है वो खुद ही क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसे साधारण बहुमत कहा जाता है, इसे सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था, ये फंडामेंटल फंडामेंटल राइट से था और आर्टिकल 24 से था। तो पता होना चाहिए आप सभी को, 14 वर्ष से ज़्यादा या फिर कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक फैक्ट्रीज में काम करने से रोका जाएगा। अगला क्वेश्चन 19th है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट मस्ट स्टेट लेजिस्लेचर टू अंडर आर्टिकल 188। तो अनुच्छेद 188 के अंतर्गत, अनुच्छेद 188 के अंतर्गत इंडिया बिफोर टेकिंग देयर सीट्स फॉर दी फर्स्ट टाइम। अच्छा, इसने ये बोला है कि जो अनुच्छेद 188 है उसमें जो स्टेट या फिर जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, उसके जो विधायक होते हैं या फिर राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, तो उनको कौन सा काम करना पड़ता है, तो उनको जो उनकी ओथ होती है या फिर उनकी जो क्या बोलते हैं ओथ को हिंदी में, तो वही जो बोलते हैं ओथ को वो उनको लेनी पड़ती है आर्टिकल 188 के अंतर्गत। मतलब प्रतिज्ञा वगैरह जो भी होती है वो इनको लेनी पड़ती है। अब हिंदी शब्द में भूल गया हूँ, तो आपको वो देख लेना है। अंडर आर्टिकल 164(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ। तो ये क्वेश्चन है, सीधे सीधे यहाँ से पूछा गया है कि भाई जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं या फिर राज्य के जो मंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। देखिए मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर गवर्नर दिलाता है शपथ। जैसे कि राज्य, जो राज्य होते हैं, राज्य में एक मंत्री परिषद होती है जिसमें अलग अलग मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, शपथ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर ऑफ स्टेट दिलाता है। जबकि अगर हम केंद्र की बात करें, तो संसद की जो मंत्री परिषद होती है संसद की, तो उसके जो सदस्य होते हैं या फिर मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य की जो गवर्नर है वो राज्य के मंत्रियों के लिए शपथ ग्रहण कराते हैं। तो आपको ये आर्टिकल पता होना चाहिए, 164(3). नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स द स्प्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड देखने को मिला इंडियन रेलवे के जो जितने भी एग्जाम हैं उनमें, कि वहाँ पर जो भाषा से संबंधित आर्टिकल्स हैं यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले 2025 में।
तो आगे भी ऐसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है जहाँ पर भाषा से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्लॉज हैं या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट जो संशोधन है वो वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको एक नया आपकी जो वॉच लिस्ट है या फिर आपकी जो पढ़ने की एक लिस्ट है उसमें एक टॉपिक ऐड कर देना चाहिए, उसमें है भाषा से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको पढ़ने हैं। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और अभी आप देखेंगे कि जितने भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपको भाषा से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 बोलता है कि भारतीय संविधान या फिर भारतीय जो सरकार है वो हिंदी के विकास और हिंदी के विस्तार पर ध्यान देगी। और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये 351 में दिया गया है। एक और अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं 7 की घात 3। 7 का क्यूब होता है 343, अगर मैं सही हूं तो 343 जो अनुच्छेद है वो कहता है कि भारतीय संविधान, 7 का क्यूब याद रखना, ये थोड़ा कोरिलेशन से हमको चीजें याद रह जाती हैं। तो 7 क्यूब का मतलब है 343 अनुच्छेद में है कि भारतीय संविधान की जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 343 से। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे जो क्वेश्चन है, वेयर कैन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजन अंडर सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 8। यहाँ से एक क्वेश्चन मुझे आर्टिकल जो 8 है यहाँ से यूजी लेवल का जो एनटीपीसी हुआ था वो मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें इसका अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन एम्बेसी जो व्यक्ति भारत की विदेश में रहते हैं, जो व्यक्ति भारत या फिर किसी भी देश में विदेश में रहते हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो एम्बेसी में जाकर अप्लाई कर सकते हैं? तो उसका आंसर आर्टिकल 8 होगा और इसका आंसर आर्टिकल सॉरी इंडियन एम्बेसी होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो उल्टा भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लगभग हमारे 22 क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। अब यहाँ पर हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि इसके बाद जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अगले जो काफ़ी मतलब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे। मतलब 25 क्वेश्चन तक हम जाएँगे। तो 23वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर दैट जस्टिस इज़ नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन ड्यू टू इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी। तो ये आप सभी को पता होगा कि डीपीएसपी से ये फिर से क्वेश्चन आ गया है हमारा। और डीपीएसपी का जो आर्टिकल 39 है, मैंने बोला था अभी कि जो आपका आर्टिकल जो 39 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 4-5 सब क्लॉज या फिर 6 सब क्लॉज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे सब क्लॉज आपको बहुत ही ढंग से पढ़ के जाने हैं। और इसी में एक सब क्लॉज जो है वो ये बोलता है कि इंडियन सिटीजन को जस्टिस मिलने से, न्याय मिलने से रोका नहीं जा सकता है अगर वो इकोनॉमिक एंड द डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। अभी एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि उसमें पूछा गया था कि कोई भी गरीब जो है, कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, उसका आंसर भी 39A था। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 39 आर्टिकल आपको पढ़ के रखना है बहुत ही अच्छे से। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन सबसे नहीं बनते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ज़्यादा अच्छा मैं मानूंगा कि अगर आप पे नहीं बन रहा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में छोड़ देने चाहिए। और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी अनावश्यक रूप से बहुत सारे मतलब मैं ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को भी जानता हूँ जिन्होंने 100 में से 20-20 क्वेश्चन गलत कर दिए और अटेम्प्ट 100 भी किए उनने। तो आप सोचिए कि 20 क्वेश्चन गलत होने के बाद उनका जो स्कोर है वो कितना रह गया होगा। या फिर मान के चलो 100 तो कोई भी नहीं करता है, किसी ने मान के चलो कि 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, ठीक है। 90 क्वेश्चंस में उसने ऐसे तुक्के मारे जहां पर उसको कुछ भी नहीं पता है, उसने 20 क्वेश्चंस गलत कर दिए। अब उसका जो रॉ स्कोर बन रहा है वो 70 माइनस 20 का 1/3 है। 20 का 1/3 कितना होगा? 6 होगा। तो उसका स्कोर जो है वो लगभग 62-63 के आसपास आ जाएगा। तो एक प्रकार से वो उस एग्ज़ाम से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि स्कोर कितना मतलब जो कट ऑफ है वो कितना गया है इस बार 69 से 74-5 के बीच में क्या हुआ है, जो कट ऑफ है वो रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, अगर आप पे नहीं बन रहा है तो आपको छोड़ना है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, हाउ मेनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नोटिफाइड। तो इन्होंने पूछा है कि एसटी कितनी नोटिफाइड हैं अनुच्छेद 342 के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक। तो भाई इतना फैक्चुअल डेटा मुझे नहीं पढ़ना है, और अगर पढ़ भी लिया है मैंने तो ऐसे क्वेश्चंस को मुझे आंसर नहीं करना है, छोड़ दो इसको बिल्कुल। और इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आगे आता है तो याद करके रखो कि अगर ये क्वेश्चन आगे वाले जो ग्रुप डी है उसमें आ जाए तो आप पे बनना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें कितनी 730 ट्राइब्स हैं एसटीज में।
तो ये आपको तब याद रहना चाहिए अगर आप आगे पढ़ेंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। फिर चलते हैं अगली वीडियो पे, 25वां और आज की जो वीडियो है इसका आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 352 के अंतर्गत कैबिनेट शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो आपको मैं दो चीजें बताऊंगा यहाँ पर। एक होता है मंत्री परिषद। क्या होता है? एक होता है मंत्री परिषद, दूसरा होता है मंत्रिमंडल। तो कैबिनेट का मतलब होता है मंत्री मंडल, ठीक है। और मंत्री परिषद क्या होता है, जिसका जिक्र आर्टिकल 75 में हुआ है। तो 75 में जो जो चीज है वो है मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद सभी मंत्रियों का एक समूह है, जिसमें कि उप मंत्री और जितने भी प्रमुख मंत्री मतलब जितने भी प्रकार के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री हैं या फिर मंत्री हैं या फिर जो मतलब जितने भी मंत्री, तो वो आते हैं मंत्री परिषद में। और जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण किस्म के जो मंत्री होते हैं, जैसे कि वित्त मंत्री हो गया या फिर जो आपका रक्षा मंत्री, गृह मंत्री हो गया, तो वो आते हैं कैबिनेट में। तो आप सभी को मतलब जान के क्या होगी, क्या होगी, हैरानी होगी, हाँ। जान के आपको हैरानी होगी कि जो मंत्रिमंडल शब्द है ये 19 1978 तक भारतीय संविधान में था ही नहीं। क्योंकि जब 1976 के आसपास जब आपातकाल घोषित हुआ, तो उस टाइम पे मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। और इसकी वजह से जो 44वां संविधान संशोधन होता है, इसमें मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया, जिसमें ये बोला गया कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है, उसे मंत्रिमंडल की सहमति की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कैबिनेट शब्द कब जोड़ा गया है? कब जोड़ा गया है? 1978। अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से भारतीय संविधान में नहीं था, तब उसमें आपको आंसर कैबिनेट याद रखना है। और इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में तक आया है। मतलब मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो वीडियो है इसमें वो क्वेश्चन मैं डालूंगा, जिसमें पूछा गया था कैबिनेट शब्द 19 मतलब जो भारतीय संविधान है उसमें मूल रूप से नहीं था, और वो क्वेश्चन यहाँ पर आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ हमने लगभग आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम जितने भी बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो ये जो पार्ट 1 है, आपको पूरा देखना है और कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे वीडियो को आप देखें और पूरा आखिरी तक देखें, ताकि आपकी कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड ना रह जाए। और अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। और आगे जो वीडियो दूसरा नंबर आएगा, पार्ट 2 आएगा, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस कूड़ा कागज़, क्योंकि ये कूड़ा कागज़ आपके जैसे ही है, लोगों के लिए बनाया गया है जो कि मेरे जैसे अनएम्प्लॉय हैं। तो बस जुड़े रहिए ऐसे ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।